जय हिंद। आज बायोलॉजी का तीसरा क्लास है, पार्ट 3। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं। उस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में और सेंट्रोसोम के बारे में, जिसमें हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। वो ब्लड से ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है, जिसमें कि इसमें आगे का प्रोसेस होता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मेरे पैर में एनर्जी की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीभ को ज़रूरी है, इसको भी बोलना है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैर से जो एनर्जी को ले आके जीभ तक पहुंचा देता है, जिससे कि हम कंटिन्यू बोलते रहे। मतलब जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है वो पहुँचाने का काम करता है गोल्जी बॉडी हमारे सेल में। उसके बाद पढ़े थे हम लोग सेंट्रोसोम, जो कि कोशिका विभाजन का काम करता है। जब हम लोग का सेल डेथ कर जाता है, मर जाता सेल, तब सेंट्रोसोम उसी जैसा दूसरा सेल बना देता है। इसका काम होता है ऑक्सीजन का लेन देन करना, इसका काम ऊर्जा का ट्रांसफर करना, और इसका काम होता है कोशिका विभाजन करना। आज हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, इसका खोज क्या था, पोर्टर नाम के विद्वान ने, पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने। ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे सेल में होता है, हमारे बॉडी में होता है, ये जो है सेल को आकार देता है, सेल को शेप देता है। हम लोग सेल का आकार कैसे पढ़े, इस तरह से पढ़े, अंडाकार होता है। तो ये जो आकार है, ऐसा जो शेप है हम लोग सेल का जो पढ़े अंडाकार, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही ऐसा होता है। अगर ये नहीं होता तो सेल हमारा पचक ढचक जाता, इसका कोई शेप ही नहीं रहता। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, कोशिकाओं को आकार देता है, उसको पचकने नहीं देता है। नहीं तो ऐसे मान लीजिए पचक जाएगा, तो ये क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको पचकने से बचाता है। अगर पचक भी जाए तो फिर ये वापस अपना शेप में आ जाता है। तो वही लिखे है कि सेल को आकार देता है। दूसरा लिखे है सेल को सुरक्षा देता है, इसको बचाता है। जैसे मान लीजिए बाहर से कोई भी सेल में अगर चोट उट लगे, जैसे हम गिर जाते हैं या फिर कोई काम करते समय खरोच आ जाता है, तो सेल जो है हमारा टूट फूट ना जाए, इसको जो है सुरक्षा कौन देता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको आकार भी देता है। जैसे हम अपना हाथ के सेल को ऐसे खींच लिए तो इसका आकार बदल गया, यहाँ देखते ऐसे उभर गया। अब फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जैसे हम छोड़ेंगे ये वापस भी अपना जगह पे लेके आ जाएगा। ये जो इलास्टिसिटी है, ये जो खींचते हैं फिर वापस अपने जगह में आ जाता है, ये किसके कारण होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही होता है। ये सेल को आकार देता है, पचकने से बचाता है, ये सेल को सुरक्षा भी देता है। जैसे मान लीजिए अगर चोट गिरेंगे, चोट लग जाए हमारे मांस में, जिसमें सेल्स है, चोट लग जाएगा, तो ये इसको जो है बचाएगा कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है इसको बचाता है। जैसे पचक के ऐसे पूरा सब टकरा जाएगा आपस में, तो सब टूट फूट जाएगा, सेल खराब हो जाएगा। तो इसके लिए इसको सुरक्षा कौन देता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, इससे पहले के दो वीडियो का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, पहले उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। और उसको भी हम अगर मान लीजिए इसमें कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। वैसे उसमें तो पढ़ा ही दिए, उसमें आप लोग देख लीजिए। तो इसका 2 काम हुआ, एक सेल को आकार देता है, दूसरा इसको सुरक्षा देता है। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप हम जैसे रफली इस तरह बना दिए हैं। ये जो 2 भागों में होता है, एक वाला पार्ट जो है इसका इस तरह, इधर वाला पार्ट ये स्मूथ होता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो रफ होता है, जिसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक्चुअल में रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है, खुरदरा इस तरह राइबोसोम होता है, इसलिए इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 पार्ट होता है, मतलब एक ही होता है, जिसका एक भाग जो है वो स्मूथ रहता है पूरा एकदम। जो भाग स्मूथ रहता है वो फैट मतलब चर्बी बनाता है। स्मूथ मतलब चर्बी मतलब तेल के जैसा, तेल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जो स्मूथ वाला पार्ट है वो फैट बनाता है, चर्बी बनाता है। चर्बी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चर्बी के कारण ही हमको मतलब कि हमारा सेल जो है जो डैमेज होता है वो वापस प्रिपेयर हो जाता है। और चर्बी जो हम लोगों को ठंडी से बचाता है। जिसमें देखिएगा चर्बी जिसमें ज़्यादा रहेगा ना, उसको ठंडी वंडी थोड़ा कम ही लगेगा। जैसे लड़कियों में या औरतों में उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा आता है, फैट ज़्यादा होता है उसके शरीर में। मर्दों के तुलना में 20% ज़्यादा उसमें फैट होता है। इसलिए देखते हैं ठंडा के दिनों में भी लड़की सब सुबह नहा लेती है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बचते पानी से, पानी छूने से डर लगता है कहीं ठंडा ना लग जाए, लेकिन लड़की लोग सुबह नहा लेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, उसके शरीर में फैट ज़्यादा होता है। वो फैट जो हम लोग को, वो फैट जो है उसको जो ठंडा को शरीर के अंदर जाने ही नहीं देता, पहले रोक देता है चर्बी, जिस कारण हम लोग को ठंडा कम लगता है, हम लोग को ठंडा अधिक लगता है। अब मोटा सब भी आदमी को, उसको भी ठंडा कम लगेगा, क्योंकि फैट जो है वो बचाता है। और फैट क्या करता है, हमको एक सुंदर सा चेहरा देता है। जिसके शरीर में फैट ज़्यादा रहेगा तो उसका थोड़ा मोटा रहेगा, गाल उल पूरा भरा रहेगा, मस्त लगेगा। हमारा देखिए पूरा पचकल है, फैट कम है। तो ये फैट क्या करता है कि हमें ठंडी से बचाता है और हमारे शरीर को सुरक्षा भी देता है। फैट ज़्यादा रहेगा, ऐसे मारेंगे तो चोट जो हमारा है
वो फैट जो रोक लेगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। या नहीं तो जिसके समय फैट कम रहेगा ऐसे मारेगा सीधा दिल में चोट लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो फैट हमारे शरीर के अंगों को बचाता है और ठंडी वंडी लगने से भी बचाता है। और ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम करता क्या है, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम। या फिर ये भी कहिए कि राइबोसोम जो है, अगर पूछेगा कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है, एक तो कोशिका खुद ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और उस कोशिका में भी सबसे छोटा क्या होता है, तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन है, राइबोसोम। ये राइबोसोम करता क्या है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोटीन हमको वृद्धि करने में मदद करता है। छोटे बच्चों के शरीर में देखते हैं प्रोटीन का एक अलग से ही होता है। छोटे से बच्चों में प्रोटीन जो है एक अलग से ही होता है, जो कि प्रोटीन ही सिर्फ बनाता है। इसलिए देखते छोटा बच्चा बहुत जल्दी वृद्धि कर जाता है। प्रोटीन हम लोग को एक सुंदर सा चेहरा भी देता है, जिस मतलब कि देखने में खूबसूरत लगता है। और प्रोटीन जो है हमारा जो सेल वेल जो डैमेज होता है वो जल्दी से उसको प्रिपेयर कर देता है। और जब हम काफ़ी भूखे रहते हैं, जब बहुत देर तक खाना वाना नहीं खाते हैं, तो हमको प्रोटीन जो है इमरजेंसी में हमको एनर्जी भी देता है। वैसे एनर्जी देने का काम तो कार्बोहाइड्रेट करता है, और साथ में प्रोटीन भी एनर्जी देता है। जब आप देखते हैं होंगे, जब आप बहुत भूखे रहते हैं तो भूख लग जाता है, मन करता है कुछ खाने का। लेकिन जब आप कुछ देर कुछ भी नहीं खाइएगा, नहीं बनेगा खाना, तो कैसे खाइएगा, खाना बनाइएगा तब ना खाइएगा। तो देखिएगा कुछ देर बाद अपने आप धीरे धीरे भूख जो है मिट जाता है। फिर कुछ समय बाद तब आपको भूख लगता है। तो वो भूख क्यों मिट गया धीरे धीरे बिना कुछ खाए पिए, क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है एनर्जी दिया इमरजेंसी में। या फिर जो कोई भूख हड़ताल समय रहता है, उस समय भी जो इमरजेंसी में प्रोटीन हमको इमरजेंसी में एनर्जी देता है। और जो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहता है, राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन ही बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चर्बी बनाता है। इसको आप समझ गए होंगे। जब तक हम इसको मिटाते हैं और फिर इससे आगे देखते हैं। दो और टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे और यूकैरियोटिक किसको कहेंगे? तो प्रोकैरियोटिक उसको कहेंगे जो हमको दिखता नहीं है, बायोलॉजी में अनडेवलप, मतलब ऐसा चीज़ जो हमको दिखता ही नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक। या फिर अनडेवलप, मतलब वो भी डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है। हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अनडेवलप, मतलब वो विकसित नहीं हुआ है, अविकसित है। और बायोलॉजी के टर्म में बोलेंगे तो प्रोकैरियोटिक, मतलब जो दिखता नहीं है। दिखता कौन नहीं है? अमीबा भी नहीं दिखता, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब चीज़ क्या है, प्रोकैरियोटिक है। वही कहेंगे यूकैरियोटिक, मतलब जो दिख रहा है आपको, उसको क्या कहेंगे बायोलॉजी के टर्म में? जो दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। जो हमको दिखता है या फिर जो डेवलप है, पूरी तरह विकसित है, वो उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक, जो दिखता है। जैसे खटमल, चींटी, मानव, गाय, भैंस, बैल, समझ गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और इस सेल के बिल्कुल बीच में मध्य में केंद्रक होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक सेल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने, इसका खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का खोज करता। अब इसको पता है न्यूक्लियस के बारे में। ये जो बिल्कुल सेल के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, इसको जो है सेल का हम लोग ब्रेन भी कहते हैं। जैसे हम लोग का पूरा बॉडी का ब्रेन, हेड यहाँ पे ऊपर में, लेकिन कहेंगे सेल का ब्रेन किसको कहा जाता है? सिर्फ सेल का, कोशिकाओं का, जिससे हम लोग बने हैं। तो सेल का ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है। आप समझ जाएंगे क्यों कहा जाता है इसको सेल का ब्रेन, इसको समझते हैं। और ये जो है पूरे सेल को गाइड करने का काम करता है। और इसके अंदर में जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर में एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग केंद्रिका द्रव कहते हैं, या इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर का द्रव को। अब समझते हैं कि इसको ब्रेन क्यों कहा जाता है। देखिए, पूरा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ऑक्सीजन आप ब्लड से ले लीजिए, फिर वापस जो है, फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड को दे दीजिए, फिर ब्लड ले जाकर फेफड़ा दे देगा, फेफड़ा नक के जरिए शरीर के बाहर कर देगा। तो अगर मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हड़ताल में चले गया कि ना, हम नहीं लेंगे ऑक्सीजन, हम लेवे नहीं करेंगे ऑक्सीजन, तब ये जो है न्यूक्लियस इसको गाइड करता है। इसलिए लिखे सेल को गाइड करने का काम करता है। अरे इसको क्या करे, माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऑक्सीजन लो, कहने ले रहा ऑक्सीजन, तो ये इसको क्या कहेगा, गाइड करेगा कि तू ऑक्सीजन ले, तुम्हारा काम ही ऑक्सीजन को लेना देना। ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसको दो, फिर ऑक्सीजन लो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसको दो, मतलब ब्लड को दो, यही उसका काम है। तो ये अगर नहीं करे इसको कौन कहेगा? इसके अंदर में इसके लिए भगवान ने को केंद्रक दे दिया है, ये इसको गाइड करेगा। रे तुम्हारा काम है ऑक्सीजन को लेना देना, तुम ऑक्सीजन लो। और उसका गोल्जी बॉडी का क्या काम है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। जहाँ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है वहाँ से उठा के जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे दे देना। जैसे एक धावक दौड़ता है तो उसका एनर्जी की ज़रूरत उसके हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पैर से ना दौड़ा जाता है, तो पैर से दौड़ता है, तो वो हाथ की एनर्जी को क्या करेगा, निकाल के ले जाके
पैर को दे देगा, जिससे कि वो और तेज़ दौड़ पाए। तो ये काम करता कौन है? एनर्जी का ट्रांसफ़र का काम करता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी अगर मान लिया अपना काम नहीं करेगा तो इसको जो है केंद्रक जो है गोल्जी बॉडी को करे, तो कहे नहीं एनर्जी पहुंचा रहा है, चल एनर्जी पहुंचा, वो उसको गाइड करेगा, तुम एनर्जी ले जाओ यहाँ से और उसको दो। ये एनर्जी का आदान प्रदान करता है। उसी तरह सेंट्रोसोम ये क्या करता है? ये कोशिका विभाजन करता है। जैसे कोई बच्चा गिर गया, कहीं से कट उठ गया, तो वो फिर वापस उसको भरने के लिए कोशिका विभाजन किया जाता है। तो कोशिका विभाजन करता कौन है? सेंट्रोसोम। तो न्यूक्लियस को गाइड करता है, देख वो बच्चा गिर गया है, उसका हाथ कट गया है, तुम जो है कोशिका विभाजन करो और उसका धीरे धीरे जख्म भर दो। ये गाइड करता है, केंद्रक गाइड करता है। उसी तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम है? कोशिका को पचकने ढचकने से रोकना। तो जो केंद्रक जो है ये इसको भी गाइड करेगा, अरे वहाँ पे चोट लगा है, कोशिका को सेल को वापस अपने शेप में लेते हो, अपने आकार में लेते हो। जैसे उसको खींचे तो शेप बदल गया, तो केंद्र कहेगा अरे चल उसको जल्दी तुम शेप में ला, तो जैसे हम छोड़ेंगे वापस फिर इसको बराबर कर देगा। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सबको ये क्या करता है? न्यूक्लियस गाइड करने का काम करता है। ये सबको क्या करता है? गाइड करता है। इसलिए लिखे हैं इसका जो खोज की, इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है। पूरा सेल, जैसे हम लोग का पूरा बॉडी ब्रेन से ही चलता है, उसी तरह सेल जो है पूरा सेल को जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, जो कि बिल्कुल बीच में होता है। इसलिए इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है और फिर सेल को ये गाइड करने का काम करता है। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग केंद्रिका द्रव कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक भी पढ़ लिए, अब पढ़ते हम लोग लाइसोसोम के बारे में। इसका खोज कौन किया था? डी डुबे। मतलब हमारे शरीर के कोशिका में लाइसोसोम होता है, इसका पता कौन लगाया था? डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने पता लगाया था। और लाइसोसोम के अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। ये लाइसोसोम का पिक्चर है, इसके अंदर में आपको बगल में पिक्चर दिख रहा होगा, इसके अंदर में जो है एक द्रव्य भरा होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम हिंदी में। ये द्रव भरा होता है। ये क्या करता है? कोशिकाओं में पाचन करता है। कोशिका के अंदर में पाचन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। और इसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब समझते हैं क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली इसको। देखिए लाइसोसोम जो होता है, ये यहाँ पे लाइसोसोम है, तो समझिए अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम क्या है कि आप ऑक्सीजन का आदान प्रदान करिए। तो अगर ये नहीं करेगा आदान प्रदान ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन लेगा नहीं सेल में, या फिर ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो दिक्कत ना हो जाएगा। एनर्जी कैसे बनेगा शरीर में, ताकत आपको कैसे मिलेगा? तो ये जो न्यूक्लियस जो है ये कहता है इसको, रे माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा काम है ऑक्सीजन का लेना और देना, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ये काम है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये अगर ये मान ली काम नहीं करता है तो इसको केंद्र कहता है, ये गाइड करने का काम करता है। पढ़े हम लोग, ये कहता है रे तू कहा ना ऑक्सीजन ले रहा है, कहा ना ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रहा है, ये कहता है नहीं हम नहीं करेंगे। मन बढ़ गया इसका, तब ई न्यूक्लियस जो है ये कहेगा किसको? लाइसोसोम को, देखो वो जो है ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान नहीं कर रहा है, जिसके कारण शरीर में एनर्जी नहीं बन रहा है, बचाने तो गिर जाएगा, एनर्जी नहीं बन रहा है। तो ये जो कहेगा किसको? लाइसोसोम को, कि तुम उसको जो बोलो कि वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करे। ये लाइसोसोम क्या करेगा? ऐसे आएगा, ऐसे गरकते गरकते आएगा इसके पास, कहेगा रे माइटोकॉन्ड्रिया क्या ना खड़ा करा तुमरे, ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करो। अगर ये नहीं करेगा तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? इसके अंदर में जो भरा होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये क्या करेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये इस पर छिड़क देगा, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया पे इसको क्या करेगा? छिड़क देगा। तो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया पे छिड़केगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? धीरे धीरे मर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। उसके बाद ये तो मर के ख़त्म हो गया, ये तो कॉमे नहीं कर रहा था, कोढ़िया निकल गया था। उसके बाद ये क्या करेगा? लाइसोसोम ये फिर कहेगा इसको कि इसको केंद्रक को कि उसको हम मार के मुड़ा दिए, ख़त्म कर दिए। वो काम ही नहीं कर रहा था, ठीक क्या, मार के ख़त्म कर दिया। तो अब फिर केंद्रक क्या करेगा? ये तो गाइड करने का काम करता है, ये फिर कहेगा सेंट्रोसोम को कि देखो उसको मार के ख़त्म कर दिया है लाइसोसोम, तुम्हारा काम है कि तुम क्या करो, नए जैसा फिर बनाओ, कोशिका विभाजन करना उसका काम ही है। तो नया जैसा तुम फिर माइटोकॉन्ड्रिया बना दो। ये काम किसका है? सेंट्रोसोम का। तो सेंट्रोसोम अगर नया जैसा फिर बना दिया तो फिर उसका जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान, नया आदमी आएगा वो करते रहेगा, बढ़िया से काम करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सेंट्रोसोम ही नखरा कर रहा है कि नहीं हम नहीं करेंगे कोशिका विभाजन, हम नहीं बनाएंगे दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, हम हड़ताल पे हैं, नहीं करेंगे, जो करना कर लीजिए, तब फिर केंद्र कहेगा लाइसोसोम को कि देखो वो भी नखरा बहुत कर रहा है, तुम उसको भी ख़त्म कर दो, बड़ी नखरा कर रहा है। ये लाइसोसोम क्या करेगा? इसको आएगा, इसमें भी क्या करेगा लाइसोसोम? थोड़ा सा छिड़क देगा, क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इस पर भी छिड़क देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये भी फिनिश हो जाएगा। ये भी क्या करेगा? फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके बगल वाला जो सेल है, इसके बगल में भी तो सेल है, वो सेल फिर दूसरा
उस सेल के जो है उस सेल का सेंट्रोसोम फिर दूसरा बना देगा सेंट्रोसोम बना के फिर इसको दे देगा, ये आराम से फिर अपना काम करते रहेगा। मतलब ये समझिए सीधा कि लाइसोसोम करता क्या है, हमारे सेल के अंदर में जो भी डिफेक्ट आ जाता है, जो भी अच्छा से काम नहीं करता है या फिर जो ख़राब हो जाता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे सेंट्रोसोम हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये क्या करता है, ये सबको जो है साफ़ करने का काम करता है। जो जैसे काम करते करते जो ख़त्म हो गया है उसको, इसको क्या करता है लाइसोसोम कि जल अपघटक एंजाइम छोड़ के उसको क्या कर देता है, पचा देता है, उसको ख़त्म कर देता है और उसके बदले में दूसरा फिर सेल बन जाता है, सेंट्रोसोम बनाता है, फिर इसके बगल वाला सेल बना के इसको दे देता है। तो लाइसोसोम का काम क्या है, कोशिका के अंदर पाचन करना, जो खराब हो गया है उसको क्या करता है, पचा के ख़त्म कर देता है। या फिर इसको हम लोग आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इसको समझिए। जब मान लीजिए सब कोई हड़ताल पे चले गया, ये भी नहीं बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, सब कि हम काम ही नहीं करेंगे, न्यूक्लियस भी करा हम भी काम नहीं करेंगे, हड़ताल पे नहीं करेंगे काम, बहुत काम किए, बहुत सेवा किए और नहीं करेंगे, तब ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये पूरा इसका जो थैली होता है, ये पूरा थैली फट ही जाता है, डायरेक्ट फट जाता है और सब में जब छिड़का हुआ चला जाता है, सब में कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये पूरा सेल क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, पूरा सेल हम लोग का ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग जब हम लोग का शरीर में कहीं फुंसी फोड़ा फुंसी क्यों हो जाता है, इसका कारण ये है कि जब भी लाइसोसोम जो हमारे सेल में होता है, लाइसोसोम जब फट जाता है, लाइसोसोम का जो थैली जब फट जाता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है पूरा जो सेल में पूरा सेल में छिड़का चला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिससे वो सब कोई क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, सबका मौत हो जाता है सेल के अंदर में, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे सेंट्रोसोम हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे न्यूक्लियस हो, वो सब क्या होता है, सब मर जाता है। कब, जब लाइसोसोम जो है फट जाता है। इसलिए देखते हैं हम लोग के शरीर में जो है कभी कभी फोड़ा फुंसी क्यों निकल जाता है, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है, जिससे पूरा जो है पूरा सेल ही खराब हो जाता है और वो पीप बन के हमारे शरीर में जमा रहता है, पीप बन जाता है एकदम उजला उजला। तब घर की जो मम्मी या फिर दादी ऐसे सूती कपड़ा लेती है, ऐसे पकड़ पूरा नोच के बाहर निकालती है, चाहे कितने ही रोते रहिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से खींच के निकाल लेती है। काहे नहीं निकालेगी तो फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे वो पूरा सेल बहुत ज़्यादा घाव बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए इसको क्या पकड़ के पूरा नोच के निकाल लेती है। तो ये समझ गए कि क्यों हम लोग का शरीर में फोड़ा फुंसी होता है, लाइसोसोम के कारण। लाइसोसोम जब फट जाता है, जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो पूरा सेल ही खराब हो जाता है और वो पूरा खराब सेल पीप के रूप में भर जाता है, जिसको हम लोग बाद में निकाल देते हैं। लाइसोसोम समझ गए। अब हम लोग इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इसका रीज़न यही है कि ये जब ये आत्महत्या की थैली है, ये अगर फटा तो पूरा सेल जो क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। या फिर जब हम अचानक से गिर जाते हैं, एकदम हचाक से गिर जाते हैं, पूरा एकदम चोट लगता है, भयानक चोट लगता है। या फिर मान लीजिए लॉकडाउन सब में पुलिस से बड़ी मार मारा था, भयानक मारा इतना दिया, एकदम हालत खराब हो गई, पूरा पिछवाड़ा गरमा दिया मार के। तो होता क्या है, जब अचानक से चोट लग जाता है तो आप देखे होंगे काला हो जाता है। होता ऐसा क्यों है, जब अचानक से चोट, जैसे सब अपना सेल अपना काम कर रहा था, सब अपना अपना काम में लगा हुआ था कोशिका, जब हमको अचानक से कहीं चोट लग जाता है या पुलिस मारता लाठी लेके जोर से, तो अचानक से चोट लग जाता है, तो ये जो लाइसोसोम जो होता है, जिसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, जल अपघटक एंजाइम जिसके अंदर में भरा होता है, वो अचानक से क्या होता है, फट जाता है। तो अचानक से फट जाता है, इतना जोर से ना मारा कि फटी है, कि इतना जोर से मारा कि क्या हुआ, ये लाइसोसोम का पूरा थैली फट गया। जब पूरा थैली अचानक से फट गया तो क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये जो है पूरा सेल में पूरा छिड़का चला जाता है, पूरा सेल जो पूरा एकदम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरा भर गया। इसके अंदर में जो है ये केंद्रिका द्रव भी पूरा फैल गया, इसमें पूरा कोशिका द्रव, ये जो है इसके अंदर में कोशिका द्रव बड़ा होता है, ये हम बताएंगे अभी। ये जो पूरा जो इसके अंदर में फैल गया, तो इसलिए देखते हैं जब कोई अचानक से चोट लगता है तो होता है कि अचानक से चोट लगने के कारण हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो थैली है, जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, वो फट के पूरी तरह से चारों तरफ बिखर जाता है, जिसके कारण से इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण से सारा जो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, या फिर सेंट्रोसोम हो, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, या फिर न्यूक्लियस, वो सारा क्या होता है, डेथ कर जाता, सारा मर जाता है। इसे देखते हैं वहाँ पे पूरा काला हो जाता है। काला क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सेल वहाँ का कोशिका जो वहाँ का मर गया है। क्यों मरा, अचानक से जो चोट लगा, वो जो लाइसोसोम का जो थैली था वो पूरा फट गया, इसके कारण पूरा जो है सारा सेल वहाँ का डेथ कर गया, सारा सेल वहाँ का मर गया, जिसके कारण पूरा क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इसलिए रख देखते हैं डॉक्टर साहब कहता है क्या, इसमें पानी में जो है ना नमक डाल के, जिसमें सोडियम होता है, उसमें नमक डाल के आप क्या करिए, उसको सेक दीजिए। जैसे उसको सेकता है तो अगल बगल पूरा एकदम हलचल हो जाता है, अगल बगल कोशिका देखता है, अरे काहे सेक रहा है, क्या हुआ इसको, क्या हुआ, तो अगल झाँकता, अरे देखता है, अरे भाई तो पूरा एकदम सब सारा सेल मर गया। तब अगल बगल कोशिका क्या करता है, अपना जो लाइसोसोम जो होता है, जिसके अंदर में
जिसके अंदर में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छिड़क देता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम धीरे धीरे छिड़क देता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ का जो सारा सेल, जो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या धीरे धीरे क्या इसमें क्या है, पाचन होने लगता है। और धीरे धीरे वो सब सरगल पच उसके पूरा समाप्त हो जाता है। और देखे होंगे कि 2-4-5 दिन में वो जो काला काला जो दाग था वो धीरे धीरे चारों तरफ से लाइसोसोम छिड़कता है। जल अपघटक एंजाइम धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो काला जो धीरे धीरे हमारा ठीक हो जाता है। और जो फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होता है, सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम फिर से कोशिका विभाजन करता है और धीरे धीरे वो पूरा वहाँ पे फिर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तो लाइसोसोम समझ गए हम लोग, इसका क्या क्या काम है। अब आगे फिर एक और बात समझिए कि ब्लड के आरबीसी में, ब्लड का आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से हम लोग का खून लाल रक्त रहता है, तो ब्लड के आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब तो दिक्कत है क्या, ब्लड का आरबीसी हर 120 दिन के अंदर मर जाता है। उसका टाइमिंग कितना है, आरबीसी का 120 दिन। अब मान लीजिए 120 दिन में उसका डेथ हो जाएगा और उसी के अंदर में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, फिर उसका जो है फिर उसको कौन ब्लड से अलग करेगा, कौन फिर उसको हटाएगा, कौन उसका फिर पाचन करेगा। तो जो है ब्लड के आरबीसी जो कि 120 दिन में ख़त्म हो जाता है, उसका 120 दिन ही जीवन काल है, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो वो जो आरबीसी जो मरा है, जो आरबीसी डेथ हुआ 120 दिन में, फिर उसको कौन साफ करेगा, उसको कौन हटाएगा, उसको हटाना जरूरी है ना। तब जो है लाइसोसोम उसमें नहीं रहता है, तो उसमें स्पिलिन होता है, पिलिहा या तिल्ली कहा जाता है हिंदी में। स्पिलिन जो कि हमारे बाएं साइड में होता है, स्पिलिन। वो स्पिलिन क्या करता है, ब्लड के आरबीसी जो भी ब्लड के आरबीसी डेथ हुआ है, वो स्प्लिन क्या करता है, उसको सब ठोक आरबीसी को, डेथ आरबीसी को वहाँ से छान के अलग कर लेता है। बाद में उसको जो है यूरिन के जरिए शरीर के बाहर कर दिया जाता है। वो कौन करता है, स्प्लिन करता है। उसमें जो है लाइसोसोम नहीं हो जाता है। रीज़न ये भी है लाइसोसोम नहीं होने का कि देखिए लाइसोसोम क्या करता है, ये जल अपघटक एंजाइम को क्या करता है, छिड़कता है। अब ब्लड पूरा शरीर में फ्लो हो रहा है, स्पीड में ब्लड फ्लो हो रहा है, और उसमें कोई आरबीसी मर गया है। अब उसमें छिड़केगा लाइसोसोम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो क्या पता जो डेथ हुआ है, जो डेथ किया गया आरबीसी, उसमें नहीं जाके किसी और में लग जाएगा, किसी ब्लड के किसी और ही सेल में लग जाएगा। तो मतलब जिसको मारना था मरा ही नहीं, असली चीज़ ही मर गया। अब मान लीजिए बहुत बड़ा भीड़ है, उसमें कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, तो अब बंदूक लेके गोली नहीं चला दीजिएगा, चलाएगा तो आतंकवादी मरे ना मरे, अच्छा आदमी मर जाएगा, नहीं मरेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तब ना गोली चलाइएगा। तो वही होता है इसमें कि ब्लड में बहुत सारे सेल होते हैं, इसमें आरबीसी भी होता है। अगर उसमें लाइसोसोम दे देता तो लाइसोसोम फिर से छिड़कता हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और उसमें जो आरबीसी के अलावा कोई दूसरा ही मर जाता, दूसरा ही सेल मर जाता ब्लड के, क्योंकि इसे छिड़कता तो उसको पता नहीं उसमें पहुंचा कि नहीं पहुंचा, दूसरे सेल ही डेथ कर जाता है। इसलिए भगवान क्या किया, ब्लड के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं दिया, क्योंकि लाइसोसोम देगा गड़बड़ा देगा, ये अंधुन गोली चलाएगा भीड़ों में तो दिक्कत हो जाएगा। तो लाइसोसोम ब्लड के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, इसलिए कि इसके लिए भगवान हम लोग का जो है बाएं साइड में स्प्लिन या तिल्ली जिसको कहते हैं वो दे दिया है। वो स्प्लिन क्या करता है, जो भी आरबीसी 120 दिन में जिसका डेथ हुआ है वो उसको क्या करता है, छान के अलग कर लेता है। छन्नी टाइप का लगा दिया है, जैसे चाय छानने के लिए चाय छकनी लगा देता है, सब चाय पत्ती से ऊपरे रह जाता है, उसी तरह स्प्लिन लगा दिया गया है, जो कि स्प्लिन आरबीसी जो डेथ आरबीसी है उसको शरीर से अलग कर दिया जाता है। लेकिन मलेरिया में क्या होता है कि वही जो स्प्लिन होता है वही डिफेक्टेड हो जाता है। वो स्प्लिन जो कि डेथ आरबीसी को छांट के अलग कर रहा था, वही स्प्लिन काम करना ही बंद कर देता है मलेरिया में। तो इसलिए तब फिर उसके लिए फिर अलग से इलाज किया जाता है, जिससे वो स्प्लिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और जाके स्प्लिन को जो है हम लोग आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी जो भी आरबीसी डेथ किया है, जो भी आरबीसी खराब हो गया 120 दिन में, वो सारा आरबीसी को छानेगा कौन, स्प्लिन। तो मतलब सारा मरा हुआ आरबीसी कहाँ आके जमा रहेगा, स्प्लिन में। जैसे हम लोग चाय छकेंगे तो सारा चाय पत्ती कहाँ जमा रहेगा, चाय छकनी में जमा हो जाएगा। उसी तरह जो आरबीसी डेथ क्या है, जो भी आरबीसी मर गया ब्लड का, वो सारा आरबीसी को छकेगा कौन, स्प्लिन। तो सारा जो मरा हुआ जो है आरबीसी आके स्प्लिन में जमा हो जाएगा। तो वही कहते हैं आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है, स्प्लिन को। क्यों, क्योंकि सारा आरबीसी जो कि डेथ किया हुआ है वो सारा आके जमा हो जाता है स्प्लिन में। ये क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है, आरबीसी का कब्र स्प्लिन को कहा जाता है। अभी वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसमें पता चल ही जाएगा। फिर सोचेगा कि जो आरबीसी 120 दिन में मर गया तो शरीर में तो आरबीसी कम ना हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, जिसकी वजह से खून हमारा लाल दिखता है। तो जो भी आरबीसी डेथ हुआ है, जो भी आरबीसी ख़त्म हो गया है, तो फिर सेंट्रोसोम उसका काम ही है कि दूसरे कोशिका विभाजन करना। तो सेंट्रोसोम फिर से सेल डिवीजन करता है और फिर से नया नया आरबीसी बना के दे देता है हमको। समझते हैं हम लोग
कि हमारे शरीर के जो कोशिका है जिसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, केंद्रक, ये सब जो होता है ये सब एक थैली में बंद होता है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये सब एक झिल्ली में बंद होता है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब एक बात ये समझिए, अगर मान लीजिए ये इसी तरह से रहेगा, इस तरह से जब हम दौड़ेंगे ये सब आपस में टकरा नहीं जाएगा, आपस में ये इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, जब टकराएगा तो वही पे लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा और पूरा सेल फिर से खराब हो जाएगा। मतलब डेली अनगिनत सेल हमारे शरीर में डेथ करते हैं। इस तो ऐसा अगर होगा तो बहुत ज़्यादा सेल मरने लगा, आज एकदम पूरा पतला जाएगा, दुबड़ा जाएगा आदमी। तो इसके लिए होता क्या है, इसके अंदर में एक लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर में एक द्रव भरा होता है, पूरे इस तरह से पूरा द्रव भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव, या फिर इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। या फिर इसको इस तरह से, जैसे एक बैग है, बैग में आप कॉपी भी रख लिए हैं, उसमें फिर जाकर आप चम्मच रख लिए हैं, बाटी रख लिए हैं, करछुल रख लिए हैं, छोलनी रख लिए वो बैग में, और लेके उसको दौड़ रहे हैं, उस आपस में टन 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 आवाज़ करेगा, दिक्कत हो जाएगा। उसी तरह जो हमारे सेल में जो है ये सब जो होते हैं ये सब जो होते हैं हमारे सेल में, तो ये अगर ऐसे रहेगा, बिल्कुल इसी तरह रहेगा, जब हम दौड़ेंगे ये सब आपस में क्या जाएगा, टकराएगा, ढन 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 टकराएगा और लाइसोसोम फट जाएगा, पूरा सेल खत्म, तुरंत पूरा सेल खत्म हो जाएगा। इसके लिए जो है भगवान क्या किया है, इसके अंदर में एगो लिक्विड भर दिया है, पूरा द्रव, पूरा एकदम गाढ़ा टाइप का द्रव भर दिया है जिसका नाम क्या है, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। इसको ये क्या है, ये जो है इसके सेल के अंदर में भरा हुआ होता है जिससे कि बाकी सब जो है वो आपस में टकराता नहीं है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसके अंदर में क्या भरा हुआ रहता है, केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव भरा था किसके अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में कौन चीज़ भरा होता है, केंद्रिका द्रव। और पूरा सेल के अंदर में क्या भरा होता है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर में कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर में क्या होता है, केंद्रिका द्रव होता है। अगर आप इन्हीं दोनों को मिला दीजिएगा, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं जीव द्रव, जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव में कौन सा आएगा, केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव, और इसमें इसके अंदर में क्या आएगा, सेल के अंदर में कोशिका द्रव। इन्हीं दोनों को मिला हम लोग कहते हैं जीव द्रव कहते हैं। हम लोगों को प्यास क्यों लग जाता है, इसका कारण ये है कि जब हम लोग बहुत सारा कोई काम करते हैं जिससे एनर्जी खर्चा होता है, तो एनर्जी खर्चा तो फिर दोबारा एनर्जी बनेगा ना, तो एनर्जी बनेने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो हम लोग को प्यास क्यों लग जाता है, जब हम लोग का हमारे सेल के अंदर में जो कोशिका द्रव, जब 1% कोशिका द्रव कम हो गया, या फिर केंद्रिका द्रव जब 1% कम हो गया हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर में जब 1% पानी का कमी हुआ, वो पानी का कमी हुआ कहाँ पे, सेल में, हमारे कोशिकाओं में। कोशिका द्रव 1% कम हो गया, या फिर केंद्रिका द्रव 1% कम हो गया, या फिर डायरेक्ट कहिए जीव द्रव 1% कम हो गया, तो हमको प्यास लगने लगता है। क्यों, हमारे शरीर में पानी की कमी हो गया है, हर एक सेल में पानी की कमी हो गया है। तो हमको 1% अगर पानी की कमी होता है, हमको प्यास लगने लगता है, पूरा एकदम प्यास लगने लगता है, और हम लोग पानी पी लेते हैं, वापस फिर ब्लड सारे जो है सारे सेल को जो है फिर वापस पानी भर देता है, पानी से पूर्ति कर देता है, और आगे का प्रोसेस चलते रहता है। जब 1% कमी होता है पानी का हमारे शरीर में, तो हमको क्या होता है, प्यास लगने लगता है। लेकिन जब यही अगर 1% से बढ़ के 10% अगर पानी की कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो हम लोगों को क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इसलिए कहता है जल ही जीवन है। जब भी भूख हड़ताल होता है तो देखते हैं उसमें पानी पीते रहता है, क्योंकि अगर पानी 10% कमी हो गया तो सरकार मांग पूरी करने से पहले वो चल जाएगा। इससे क्या होता है, भूख हड़ताल होता है, भूख हड़ताल में बैठता है। कभी सुने प्यास हड़ताल होता है या पानी हड़ताल होता है, प्यास हड़ताल कभी नहीं होता है, क्योंकि उसमें अगर प्यास हड़ताल हुआ तो आदमी तुरंत ख़त्म ही हो जाएगा 10% में। अगर हम लोग एक दिन पानी नहीं पियेंगे तो 1% हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। अब एगो क्वेश्चन बनता है कि सेल में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे ये सब सेल में होते हैं, लेकिन अब एक सवाल ये बनता है कि सेल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कोशिका में, सेल में क्या होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो वैज्ञानिकों ने इसमें क्या किया, एकदम शोध करना शुरू किया। तो कुछ वैज्ञानिक ने क्या किए, ये जो है लाइसोसोम को इसके बाहर निकाल दिया गया। लाइसोसोम को क्या किया, खींच के सेल से बाहर निकाला, प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला में बाहर निकला, तो भी देखा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लाइसोसोम करता क्या था, जो मरता था उसको पचाता था, तो देखा कि कोई खास इसमें फ़र्क नहीं पड़ा था। तो कोई वैज्ञानिक क्या किया, पूरा जो केंद्रक जो इसी को पूरा निकाल लिया सेल से, इसी को पूरा नोच के बाहर निकाल लिया, तो भी देखा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये क्या करता है, कोशिका को गाइड करता है। कोशिका का ब्रेन होता है न्यूक्लियस। आप मान लीजिए जिसको ब्रेन नहीं होता है, क्या वो जिंदा ना होता है, जैसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि पागल टाइप के होते हैं,
तो क्या वो उसमें ब्रेन नहीं होता है, ऐसे होता है मतलब खड़ा हो गया था ब्रेन इसका, तो वो भी तो जिंदा रह जाते हैं ना। तो उन्होंने देखा कि जब हम लोग केंद्रक को भी निकाल लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, फिर भी सेल मतलब कि जीवित है, कोशिका फिर भी जिंदा है। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लिया, कुछ गोल्गी बॉडी को निकाल लिया, कुछ सेंट्रोसोम को निकाल, इस तरह से प्रयोग किया। उन्होंने देखा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एगो वैज्ञानिक थे, वो जानते क्या कर लिया, वो सिरिंज घुसाया यहाँ से और पूरा जो है केंद्रिका द्रव पूरा सिरिंज से पूरा खींच के बाहर निकाल लिया। कौन चीज़ निकाला, केंद्रिका द्रव को, साइटोप्लाज्म को बाहर निकला। तब उन्होंने देखा जैसे हम लोग केंद्रिका द्रव को खींच के बाहर निकाले तो ये पूरा सेल डैमेज हो गया, पूरा ये सब खत्म, माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म, गोल्गी बॉडी भी खत्म, सेंट्रोसोम भी खत्म, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी खत्म और लाइसोसोम भी सब खत्म। तो मतलब ये सब के लिए ज़रूरी क्या था, केंद्रिका द्रव, साइटोप्लाज्म, इसके लिए ज़रूरी था। लेकिन एक बात आप देखिए, ये जो न्यूक्लियस है केंद्र है जिसके अंदर में केंद्रिका द्रव होता है इसके अंदर में, लेकिन ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल ही जिंदा था, कोई मतलब कोई चेंज ही इसमें नहीं आया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जिंदा था। इसके रीज़न क्या था, क्योंकि इसके अंदर में केंद्रिका द्रव भरा हुआ रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर देखा कुछ समय बाद कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर इसके भी अंदर सिरिंज डाला और इसके अंदर में भी जो केंद्रिका द्रव था इसको भी खींच के बाहर निकाल लिया, पूरा इसके अंदर पूरा पानी निकाल दिया इससे। तब देखा कि ये सब सारा तो डेथ किया ही था, ख़त्म तो हुआ ही था, और ये न्यूक्लियस था ये भी जो है ख़त्म हो गया। मतलब अगर हम ये कहें कि सेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो सेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोशिका में केंद्रिका द्रव, ये भी ज़रूरी है, इससे ये सब जिंदा रह रहा था। और साथ ही साथ इसकी कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव जरूरी था, इसी की वजह से ये सारा जिंदा रह रहा था। जैसे हम लोग कोशिका द्रव बाहर निकाले, ये सब सारा सेल, ये सब सारा चीज़ क्या हो गया, डेथ कर गया। साथ ही साथ केंद्रक के लिए क्या जरूरी था, केंद्रिका द्रव। जब तक इसमें केंद्रिका द्रव था केंद्रक को कुछ नहीं हुआ, जैसे हम लोग इससे केंद्रिका द्रव खींच के बाहर निकाले तो ये केंद्रक भी मर गया। तो हम इनडायरेक्टली अगर ये कह दें कि शरीर के सेल के लिए, कोशिका के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। या फिर हम डायरेक्ट इन दोनों को मिला के कहें तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जीव द्रव। कोशिका में कोशिका का जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है जीव द्रव, जिसमें केंद्रिका द्रव भी आता है और कोशिका द्रव भी आता है। तो इसका फैसला हो गया कि सबसे ज़्यादा जरूरी अगर है सेल में तो जीव द्रव का सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब समझते हैं हम लोग सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। सिलिया और फ्लैजेला ये क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सिलिया और फ्लैजेला ये भी इस सेल का ही एक भाग है, कोशिका में ही होता है। लेकिन सिलिया और फ्लैजेला सारे कोशिका में नहीं होते हैं। अब ई कोशिका, जैसे यहाँ का सेल है, इसमें क्या सिलिया और फ्लैजेला होगा, नहीं होगा। सिलिया और फ्लैजेला सारे सेल में नहीं होते हैं। ऐसा सेल जो गति करता है, जो मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऐसा कोशिका जो गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वैसा ही कोशिका में सिलिया और फ्लैजेला होता है। जैसे कि किसमें होगा सिलिया और फ्लैजेला, अमीबा अपना भोजन कुटपाथ द्वारा ग्रहण करता है, अमीबा हुआ। वायरस हुआ, ये गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह गति करता है। तो इसमें क्या आता है, ये थोड़ा थोड़ा गति करता है। इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया। इसमें क्या आता है, सिलिया और फ्लैजेला होते हैं, जिसके वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह गति कर पाते हैं। ये क्या आता है, बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से कुछ बड़े इस तरह से बाल होते हैं सेल में। सेल कैसे वैसे ही होता है ना, अंडाकार। तो इसमें जो है कुछ बड़े होते हैं, कुछ एक बाल की तरह होता है सिलिया और फ्लैजेला, इस तरह से होते हैं। लाइट ही चले गया, बहुत दिक्कत है यहाँ लाइट का। तो इसमें कुछ बड़े होते हैं, बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ बड़े होते हैं जिसको हम लोग फ्लैजेला कहते हैं, और कुछ छोटे होते हैं जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। या फिर इसे समझिए ना, पहले सी या पहले एफ। पहले सी होता है, सी आता है 3 नंबर में, ABC, और ये आता है 6 नंबर में। तो बड़ा कौन होगा, 6 बड़ा होगा, मतलब फ्लैजेला बड़ा होता है किससे, सिलिया से। सिलिया छोटा, फ्लैजेला बड़ा। ये बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से बाल होता है, जो बड़ा बड़ा होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्लैजेला, और जो छोटा होता है इसको हम लोग सिलिया कहते हैं। ये तो ऐसे अनंगी आँखों से दिखेगा नहीं, इसके लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए। ये होता है। तो ये क्या होता है, जो भी गति करता है इसमें अमीबा, वायरस, इसमें क्या होता है सिलिया फ्लैजेला होता है। साथ ही साथ हमारे स्पर्म में, उसमें भी क्या होता है, सिलिया और फ्लैजेला होता है स्पर्म में। वो स्पर्म जैसे ही हम लोग स्पर्म जो है वेजिना में इंटर करता है, तो वो स्पर्म जो है अपना सिलिया और फ्लैजेला से गति करते करते अंडाणु से जाके मिल जाता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, बेबी का जन्म होता है। तो सिलिया और फ्लैजेला क्या सारे कोशिकाओं में होते हैं, नहीं। किस में होते हैं, अमीबा, वायरस, इस सब में सिलिया फ्लैजेला होता है। और हमारे स्पर्म में भी होते हैं सिलिया फ्लैजेला, बालनुमा स्ट्रक्चर, जो कि गति करके अंडाणु से जाके मिल जाते हैं। लेकिन इसमें अंडाणु में होते हैं, अंडाणु में नहीं होता है, सिलिया फ्लैजेला नहीं होता है।
वो सिर्फ उसमें से अंडाणु क्या आता है, फॉलोपियन ट्यूब में आके रहता है। ये वीर्य न जाता है वहाँ, ये अंडाणु से जाके मिलता है तब ना फर्टिलाइजेशन होता है। तो सिलिया और फ्लैजेला ऐसे कोशिका जो गति करता है उसी में सिलिया और फ्लैजेला होता है। जैसे अमीबा, वायरस, स्पर्म, इसमें सिलिया और फ्लैजेला होता है। अब हम लोग वैसे क्वेश्चन को करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम भी इस मोबाइल में सारा क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो उसमें हम तो बाद में एडिटिंग करते हैं ना, तो इसलिए इसमें हम सारा क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए हम लोग इस सब सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का कंकाल किसको कहा जाता है। तो कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? पहला है सेंट्रोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका और चौथा है गोल्जी बॉडी को। कोशिका का कंकाल, कंकाल क्या करता है, हम लोगों को क्या करता है, एक आकार देता है, एक हम लोग को स्ट्रक्चर देता है। जैसे इस घर का कंकाल कौन है, इसका पिलर सब है, ये पिलर ही है जो घर को रोक के रखा है, इसको आकार दिया है, तो इसका कंकाल ही हुआ। हम लोग का शरीर का कंकाल कौन है, हमारी हड्डियां हैं। तो कंकाल क्या करता है, हमको आकार देता है, जिसकी वजह से हम लोग खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता का कंकाल अलग होता है, उसका उस कुत्ता का कंकाल कुत्ता को अलग रूप दे दिया। डायनासोर का कंकाल डायनासोर को अलग सा स्ट्रक्चर दे दिया है ना। भैंस का कंकाल उसको अलग का दिया है, रूप दे दिया है। गाय का कंकाल उसको अलग का रूप दे दिया है। तो कंकाल क्या करता है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर देता है, हमारे शरीर को रूप देता है। तो ये कह रहा है कोशिका का कंकाल कौन कौन है, कोशिका का बोल रहा है, सिर्फ कोशिका का, पूरा शरीर का नहीं बोल रहा है। तो सेंट्रोसोम ये तो होगा नहीं, ये तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। सी है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सी होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ई आर जो कि कोशिका का आकार देता है, कोशिका को पचकने से बचाता है। और डी है गोल्जी बॉडी, तो सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। और बी दूसरा नंबर क्वेश्चन है वसा का निर्माण कहाँ होता है, वसा फैट चर्बी कहाँ बनता है। तो एक नंबर दिया सेंट्रोसोम में, इसमें तो होगा नहीं। बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं होगा, ये तो ऊर्जा का, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन लेन देन करता है। और सी है अंतःप्रद्रव्य जालिका, डी है गोल्जी बॉडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसी में ना एक होता है स्मूथ ई आर जो कि वसा बनाता है, फैट बनाता है। और एक होता है रफ ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम कहाँ रहता है। तो अभी जस्ट बताया है हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका दो भाग होता है, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए होता है कि उसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो ये कहता है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, जस्ट अभी पूरा पढ़े हम लोग। तो राइबोसोम पाया जाता है क्या, सेंट्रोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर डी गोल्जी बॉडी में। तो किसमें पाया जाता है, सी हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसी में ना पाया जाता है राइबोसोम। इसका दो भाग होता है, वो स्मूथ वाला, उसमें नहीं पाया जाता है राइबोसोम, ये होता है रफ जिसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और चौथा है प्रोटीन कहाँ बनता है, प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ बनता है। तो एक पहला ए दिया राइबोसोम में, बी दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, सी दिया अंतःप्रद्रव्य जालिका में, और डी दिया गोल्जी बॉडी में। तो प्रोटीन कहाँ बनता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका में, जिसमें कि एक भाग स्मूथ होता है, एक भाग होता है रफ होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम होता है। और यही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, इसीलिए हमको इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब पहले कर लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला क्वेश्चन सब, अब आगे फिर बढ़ते हैं। फिर पाँचवा नंबर है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है, मतलब प्रोटीन का फैक्ट्री मतलब प्रोटीन कौन बनाता है, फैक्ट्री क्या करता है, सामान बनाता है। उसी तरह का प्रोटीन का फैक्ट्री मतलब प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन बनता होगा। कह प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहता है। ए नंबर है राइबोसोम, बी नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर है अंतःप्रद्रव्य जालिका, डी है गोल्जी बॉडी। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइबोसोम। अंतःप्रद्रव्य जालिका सी नंबर, उसमें होता है राइबोसोम, और राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा राइबोसोम। स्पेशली राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। हाँ भले ही राइबोसोम रहता है अंतःप्रद्रव्य जालिका में, वो अलग वाली बात है, बनाता कौन है, राइबोसोम बनाता है। 5 नंबर का छठा नंबर है इनमें से कौन प्रोक्रियोटिक है, अभी जस्ट बोले प्रोक्रियोटिक, ऐसा जो हमको दिखे ही नहीं, इसको क्या कहते हैं, प्रोक्रियोटिक, ऐसा जो हमको दिखे ही नहीं। इसमें क्या है, चींटी है एक नंबर, बी नंबर मच्छर, सी नंबर मानव, डी नंबर सी नंबर में वायरस, डी नंबर में मानव। प्रोक्रियोटिक ऐसा जो हमको दिखता ही नहीं है, जो अनडेवलप है, उसी को कहते हैं प्रोक्रियोटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा वायरस। ये क्या है, प्रोक्रियोटिक है। वायरस कहिए या फिर अमीबा कहिए, ये सब क्या है, प्रोक्रियोटिक, दिखता ही नहीं है। और सातवां में इनमें से कौन यूक्रियोटिक है, यूक्रियोटिक जो दिखता है। इनमें से कौन यूक्रियोटिक है, जो हमको दिख रहा है, वो कौन है। ए नंबर है चींटी, बी नंबर वायरस, सी नंबर अमीबा, डी नंबर है बैक्टीरिया। वायरस भी नहीं दिखता है, नहीं तो कोरोना वायरस इतना तांडव कर लेता है नहीं ना। और डी नंबर
बैक्टीरिया भी नहीं दिखता है, सी नंबर अमीबा भी नहीं दिखता है, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा चींटी। चींटी हमको क्या दिखता है, तो इसमें चींटी क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा। और 8 नंबर में है केंद्रक क्या खोज का श्रेय किसे जाता है, मतलब केंद्रक को कौन खोजा था। तो ए नंबर डी डुबे दिया है, बी नंबर में रॉबर्ट बायल, सी नंबर में रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट हुक तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट बायल, ये हो जाएगा इसका रॉबर्ट बायल। और 9 नंबर का क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण का कार्य कौन करता है, मतलब पूरा कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, कोशिका का दिमाग किसको कहता है। तो कोशिका का नियंत्रण का कार्य कौन करता है, कोशिका कौन गाइड करता है, तुम ये बनाओ तुम वो बनाओ, है ना, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वही कह रहा है क्या कि कोशिका नियंत्रण का कार्य कौन करता है, उसको आदेश कौन देता है। तो एक पहला दिया लाइसोसोम, दूसरा दिया माइटोकॉन्ड्रिया, सी दिया सेंट्रोसोम और डी न्यूक्लियस। तो कौन कहता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, इसका आंसर हो जाएगा डी न्यूक्लियस, केंद्रक, वही ना पूरा गाइड करता है। ये हो जाए 10वां नंबर है केंद्रक में कौन सा द्रव बढ़ता है, केंद्रक में कौन सा द्रव कौन सा लिक्विड बढ़ा हुआ था। पहला कोशिका द्रव, बी है केंद्रिका द्रव, सी है जीव द्रव, डी है इनमें से कोई नहीं। कोशिका, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा कोशिका द्रव। केंद्रक में कौन सा द्रव होता है, भरा होता है, इसका बी होगा केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव तो पूरा कोशिका में भरा हुआ रहता है। तो कह रहा है केंद्रक में कौन सा द्रव होता है, तो इसका हो जाएगा केंद्रिका द्रव भरा होता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जीव द्रव तो दोनों को मिला को जीव द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव मिला के। 10 हो गया। 11 नंबर है लाइसोसोम का खोज किसने किया था, लाइसोसोम का खोज किसने किया था। ए है डी डुबे, बी है रॉबर्ट बायल को रॉबर्ट ब्राउन भी कहीं की लिखा रहता है, रॉबर्ट ब्राउन, तो समझ जाएगा रॉबर्ट बायल रॉबर्ट ब्राउन। और सी है रॉबर्ट हुक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम का खोज कौन किया था, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा डी डुबे। लाइसोसोम का इसने खोज किया था रॉबर्ट बायल तो केंद्रक का खोज किया था, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा डी डुबे। 11 हो गया। 12 नंबर में है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड, आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है। ए है लाइसोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेंट्रोसोम, डी है न्यूक्लियस। तो इसको किसको कहा जाता है, लाइसोसोम। इसी को ना आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यही जब कोई हमको कहीं मारता है पुलिस या फिर कहीं भी चोट लग जाता है तो पूरा रहता है काला काला हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लाइसोसोम पूरा फट जाता है जिससे पूरा कोशिका ही खराब हो जाता है, वही काला हो जाता है। बाद में कुछ समय बाद अगल बगल का जो है लाइसोसोम तनी छिड़क के उसको काला को क्या धीरे धीरे क्या होता है, ठीक हो जाता है, अगल बगल का सेल उसको ठीक कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, ए हो जाएगा लाइसोसोम। इसी को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और 14 नंबर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहता है। ए है 100 दिन, बी 120, सी है 150, डी है 130 दिन। तो आरबीसी का किसका कितना होता है, बी नंबर होता है 120 दिन होता है। आरबीसी में मगर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसके लिए उसको पीलिहा तिल्ली दिया जाता है जो कि बाएं तरफ होता है शरीर के, जो कि आरबीसी को जो डेथ आरबीसी उसको छान के अलग कर लिया जाता है ना, जिसको हम लोग आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, पीलिहा या तिल्ली को। 14 हो गया। और 15 नंबर है ब्लड बैंक किसे कहता है, ब्लड बैंक किसे कहता है, मतलब सारा ब्लड आके कहाँ जमा रहता है। तो पहला है स्प्लीन, बी नंबर में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर है सेंट्रोसोम, डी नंबर न्यूक्लियस। वही स्प्लीन कहिए या फिर पीलिहा कहिए या फिर तिल्ली कहिए, बाद एक के है, एक ठो का 17 का नाम है। तो कहता है ब्लड बैंक किसे कहता है, इसका आंसर हो जाए ए हो जाए स्प्लीन। इसी स्प्लीन में जो कि हमारे बाएं तरफ होते हैं शरीर के, वो स्प्लीन में सारा ब्लड आके जमा होता है और उस जमा हुआ ब्लड से जो भी डेथ आरबीसी है उसको स्प्लीन छान के शरीर से अलग कर देता है। तो वही है कि ब्लड बैंक किसको कहता है, ब्लड आके कहाँ जमा रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा स्प्लीन में, वही ना आके जमा रहता है, बाद में फिर उसको आरबीसी को अलग किया जाता है हमारे शरीर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा स्प्लीन, जिसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है। और 16 नंबर है आरबीसी का कब्र किसको कहता है, आरबीसी का कब्र मतलब जो भी आरबीसी मरा है वो आके कहाँ जमा रहता है, आरबीसी का कब्र किसको कहता है, ए नंबर हो जाएगा स्प्लीन। तो आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, स्प्लीन को या पीलिया या तिल्ली को, इसी को कहते हैं आरबीसी का कब्र। यही ना सब ठो मरा हुआ आरबीसी आके जमा रहता है, जिसको बाद में शरीर से यूरिन के जरिए बाहर कर दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा स्प्लीन हो जाएगा। बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। सी नंबर सेंट्रोसोम तो होगा नहीं, ये तो क्या करता है, सेंट्रोसोम कोशिका वहन करता है। और डी नंबर न्यूक्लियस, ये तो होगा ही नहीं, तो गाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 16 हो गया। 17 में कोशिका में कौन सा द्रव भरा रहता है, कोशिका में कौन सा द्रव, सेल में कौन सा द्रव भरा होता है। तो इसका आंसर कोशिका द्रव, बी नंबर में केंद्रिका द्रव, सी नंबर में जीव द्रव, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाए 17 नंबर में कोशिका में कौन सा द्रव भरा था, तो कोशिका द्रव भरा था कोशिका के अंदर में। तो इसका ये पूरा हो गया, कोशिका में अंदर कोशिका द्रव भरा होता है और केंद्रक के अंदर में भरा होता है केंद्रिका द्रव। तो केंद्रक नहीं ना बोलता है केंद्रक के में कौन सा द्रव भरा होता है, तब होता है केंद्रिका द्रव, बी नंबर। लेकिन कह रहा कोशिका में कौन सा था, सीधा वाला कोशिका में क्या था, कौन कोशिका द्रव होता है। तो ये सारे 17 क्वेश्चन हो गया है। इसके पहले वाले वीडियो में भी इससे लगभग 20-25 क्वेश्चन हुआ है,
आप अगर उसको भी देखिएगा तो उससे पूरा पता चल जाएगा जितना क्वेश्चन होगा। और इसका हम PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें हम सारा का आंसर भी लिख दिए हैं, इसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सब सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।